Hello and welcome to Study IAS. My name is Aditi Sharma and I am your faculty for Environment and Ecology for UPSC CSC Prelims and Mains Examination। और आज है लेक्चर नंबर 18 और हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बट हम आज कुछ कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वील गोना स्टार्ट विद वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल। तो अब ये होता क्या है? सो नाउ WMC helps small and medium industrial clusters in waste minimization in their industrial plants। तो ये कौन इसे असिस्ट करता है? वर्ल्ड बैंक इसे असिस्ट करता है विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एक्टिंग एज द नोडल मिनिस्ट्री। So this project is being implemented with the assistance of National Productivity Council। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया जाता है इन असिस्टेंस विद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। सो द इनिशिएटिव एम्स टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन। It was in 1992, which states that the government should educate citizens about environmental risk, the economic and health dangers of resource degradation, and the real economic cost of natural resources। तो अब इसका एम क्या था कि जो सिटीजन्स हैं उनको किया जाए एजुकेट अबाउट द इन्वायरमेंटल रिस्क, कि क्या क्या इन्वायरमेंटल रिस्क हैं, कैसे इकोनॉमिक और हेल्थ डेंजर हो सकता है, रिसोर्सेज को डिग्रेडेशन हो सकता है, और जो रियल इकोनॉमिक कॉस्ट है नेचुरल रिसोर्सेज की। सो द पॉलिसी ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द सिटीजन्स and non-governmental organizations that plays a role in environmental monitoring, therefore enabling them to supplement the regulatory system and recognizing the expertise which such exist and where the commitments and vigilance would be cost effective। तो ये जो पॉलिसी थी इट यूज टू रिकॉग्नाइज कि जो सिटीजन्स हैं और जो नॉन गवर्नमेंटल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, देयरफॉर इनेबल करें टू सप्लीमेंट द रेगुलेटरी सिस्टम और रिकॉग्नाइज करें द एक्सपर्ट। नाउ हजार्डस वेस्ट। अब हजार्डस वेस्ट क्या होता है? तो कोई भी सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट है आपकी इन्वायरमेंट में एंड इट इज़ बीन रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट कॉजिंग सब्सटैंशियल डैमेज, और जब वो इन्वायरमेंट में मतलब रिलीज होता है तो वो कॉज करता है सब्सटैंशियल डैमेज टू द पब्लिक हेल्थ वेलफेयर को। ठीक है, सो दिस इज नोन एज हजार्डस सब्सटेंस। तो हजार्डस सब्सटेंस कुड एग्जिबिट एनी वन और मोर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा भी सब्सटेंस को एग्जिबिट कर सकता है, जैसे कि आपकी टॉक्सिटी हो गई, कोरोसिविटी हो गई, रिएक्टिविटी हो गई, ठीक है, इग्निटेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो दस एनी वेज दैट कंटेन्स हजार्डस और वेरी हजार्डस सब्सटेंस इज कॉल्ड दी हजार्डस वेस्ट। तो हजार्डस वेस्ट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये वेस्ट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? तो ये हाउस होल्ड से भी हो सकते हैं, लोकल एरिया से भी हो सकते हैं, अर्बन से हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज से हो सकते हैं। ठीक है, और आपका एग्रीकल्चरल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, power plants and other sources। So now we're going to talk about Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants। तो जो आपका Stockholm Convention है it is an international environmental treaty जो कि इफेक्ट हुआ था 2004 में, और इसका एम था to eliminate or restrict the production and use of persistent organic pollutants। जो आपके POPs हैं उनका जो यूज़ था उस पर एक तरीके की उस प्रोडक्शन पे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन, और जो यूज़ है POPs का वो थोड़ा कम हो। ओके, सो योर POPs आर डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस दैट परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट, bioaccumulate through the food web and pose a risk of causing adverse effects to human health and the environment। तो ये जो आपके POPs हैं ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं विच आर बीइंग परसिस्टेड इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, और बायोक्यूमुलेट होते हैं ये कहाँ से? थ्रू फूड वेब से, और पोज करते हैं एक रिस्क। ठीक है, कुछ एडवर्स इफेक्ट जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरमेंट को हार्म करते हैं। नाउ बेसल कन्वेंशन
तो बेसिल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो ये एक तरीके की इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डिज़ाइन की गई थी रिड्यूस करने के लिए मूवमेंट ऑफ दिस हजार्डस वेस्ट बिटवीन द नेशंस। तो मेन गोल इसका यही था, इट वाज यूज्ड टू prevent the transfer of hazardous waste from developed to less developed countries. Okay, तो it does not address the movement of radioactive waste. अब बात करते हैं हम रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में। तो जो आपकी रोटरडैम कन्वेंशन है, सो ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. तो ये multilateral treaty है in order to promote shared responsibilities in relation to the importation of hazardous chemicals. तो ये जो कन्वेंशन था ये प्रमोट करता है एन ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉल्स ऑन एक्सपोर्टर्स ऑफ हजार्डस केमिकल टू यूज प्रॉपर लेबलिंग। तो ये कन्वेंशन थी ना, दिस वाज यूज टू प्रमोट कि ये जो एक ओपन एक्सचेंज हो रहा है ऑफ इंफॉर्मेशन का, ठीक है, कॉल ऑन एक्सपोर्टर्स ऑफ हजार्डस केमिकल्स का, तो वो उनसे ये बोला जाता है कि आप प्रॉपर लेबलिंग, सेफ हैंडलिंग एंड इन्फॉर्म परचेजर्स ऑफ any known restrictions or bans. So, signatory nations can decide whether to allow or ban the importation of chemicals listed in the treaty. तो ये जो सिग्नेटरी नेशंस होते थे वो इजीली मतलब डिसाइड कर सकते थे या तो किसी भी जो आपका केमिकल इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसको अलाउ करना है या बैन करना है, ठीक है, विच वर लिस्टेड इन द ट्रीटी. So now electronic waste. So the discarded and end of life electronic products ranging from computers, equipment, home appliances, audios, video products and all of the peripherals are popularly known as electronic waste. तो आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक है जो ख़राब हो जाता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है, या कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, जिनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ऑडियो है, वीडियो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये पॉपुलरली क्या बुलाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है. तो अब ये जो ई वेस्ट है ना, ये हजार्डस तो होते नहीं है, बट इफ इट इज स्टॉक्ड इन सेफ स्टोरेज और रिसाइकल्ड बाय साइंटिफिक मेथड्स और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन पार्ट्स और इन द फॉर्मल सेक्टर, तो ये जो वेस्ट है, द ई वेस्ट कैन हाउएवर बी कंसिडर्ड हजार्डस इफ रिसाइकल्ड बाय प्रिमिटिव मेथड्स. अगर देखिए, अगर ये साइंटिफिक मेथड से, ठीक है, रिसाइकिल हो रहे हैं, ठीक है, सेफली स्टोर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है, तो दे विल नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. बट अगर ये जो ई वेस्ट है आपका, अगर ये रिसाइकिल करे जाए प्रिमिटिव मेथड से, तो ये कंसिडर करे जा सकते हैं हजार्डस. ओके, नाउ ई वेस्ट इन इंडिया. तो इंडिया जनरेट्स अबाउट 18.5 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एवरी ईयर. तो इंडिया में करीब से करीब 18.5 लाख मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है हर साल, ठीक है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, एनसीआर अकाउंटिंग फॉर द बिगेस्ट चंक. तो मुंबई और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा होता है. द फिगर इज लाइकली टू रीच अप 30 लाख मेट्रिक टन पर ईयर बाय 2018. अब 2018 से ये जो फिगर था ना, वो करीब से करीब 30 लाख तक जाने की उम्मीद में था. नाउ बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत, नागपुर are other important cities generating a substantial amount of e-waste. तो among the 8 largest e-waste generating states, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया जो कि रैंक करता है फर्स्ट पे, ठीक है, उसके बाद है आपका तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आपका दिल्ली है, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटका है और फिर वेस्ट बंगाल है. सो ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है. तो ये जो आपका आधे से ज़्यादा जो आपका ये ई वेस्ट जो जनरेट होता है ना डेवलप्ड वर्ल्ड में, उनको कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, दैट आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि आपका चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जहाँ पर जो मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर है, आयरन है, सिलिकॉन है, निकल है और गोल्ड है, वो रिकवर्ड होते हैं ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस. सो unlike developed countries which have specifically built facilities for recycling of e-waste, recycling in developing countries
often involves manual participation, thus exposing workers to toxic substances present in e-waste. तो ये जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो दे हैव स्पेसिफिकली बिल्ड फैसिलिटीज़, तो इन्होंने फैसिलिटीज़ भी ऐसी बिल्ड कर रखी हैं फॉर रिसाइकलिंग ई वेस्ट, ताकि जो ई वेस्ट है उसको रिसाइकिल किया जाए. सो रिसाइकलिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़ वो ऑफन मैनुअल पार्टिसिपेशन होता है उसमें, ठीक है, और जो वर्कर्स हैं उनका एक एक्सपोजर होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस से जो कि प्रेजेंट होता है ई वेस्ट में. तो जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास तो सारी फैसिलिटीज़ हैं रिसाइकिल करने के लिए, बट जो डेवलपिंग है तो वो क्या करती है, वो मैनुअली करवाती हैं सारी चीज़ों को, ठीक है, जिसमें जो हमारे वर्कर्स हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का. नाउ हैवी मेटल टॉक्सिसिटी एंड मेथड्स ऑफ द प्रिवेंशन. अब इनके प्रिवेंशन मेथड्स देखते हैं. तो जो आपकी टॉक्सिक मेटल्स होती है ना, दे आर डिस्पर्स्ड इन द इन्वायरमेंट थ्रू मेटल स्मेल्टिंग, इंडस्ट्रियल एमिशन, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑटोमोबाइल्स एंड कोल बेस्ड पावर जनरेशन, ठीक है. दूसरा देखिए हैवी मेटल्स जो होती हैं आपकी, दे कैन बी कैरिड टू प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ ओरिजिन बाय विंड्स व्हेन दे आर एमिटेड इन गैसियस फॉर्म और फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकलेट्स. तो जो आपकी रेन है अल्टीमेटली वॉशेस द एयर हैविंग मेटालिक पोल्यूटेंट्स एंड ब्रिंग देम टू द लैंड एंड टू वाटर बॉडीज. जो आपकी रेन है ना, वो क्या करती है, टू वॉश द एयर, वो एयर को वॉश कर देती है विच इज़ हैविंग मेटालिक पोल्यूटेंट्स. अगर हवा में मेटालिक पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, तो वो रेन की वजह से वो लैंड पे आ जाते हैं, ठीक है, और वाटर बॉडीज़ में. तो हैवी मेटल्स जो होती है ना, उनको डिस्ट्रॉय तो किया नहीं जाता है. They cannot be destroyed by biological degradation, and the heavy metals often encountered in the environment include lead, mercury, arsenic, chromium. So these are known to cause toxic effects in the living organisms. तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, these are known to cause toxic effects in the living organisms. तो lead के बारे में बात करते हैं. तो जो lead है आपका, इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. तो लेड कैसे एंटर करता है एटमॉस्फेयर को, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, ठीक है, जैसे आपका टेट्रा इथाइल लेड है, ठीक है. दिस वाज एडेड टू पेट्रोल एज एन एंटी नॉक एजेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ इंजन्स. जो आपके व्हीकल्स होते, जो आपका पेट्रोल होता है, ठीक है, उसमें जो टेट्रा इथाइल लेड है उसको ऐड किया जाता है फॉर एन एंटी नॉक एजेंट, ठीक है, जो आपकी व्हीकल्स होते हैं उसका जो इंजन होता है वो स्मूथली रन करे, ठीक है. सो नाउ लेड इन पेट्रोल इज बीइंग फेज्ड आउट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ लेड फ्री पेट्रोल. सो नाउ लेड इन पेट्रोल, ठीक है, उसको फेज्ड आउट किया जाता था एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ लेड फ्री पेट्रोल. नाउ मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस यूज लेड एंड इट इज़ ऑफन रिलीज्ड एज अ पोल्यूटेंट. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लेड को यूज़ करती हैं और वो एक तरीके का और वो रिलीज़ किया जाता है पोल्यूटेंट के तौर पे, ठीक है. नाउ दिस बैटरी स्क्रैप ऑल्सो कंटेन्स लेड. जो आपकी बैटरी स्क्रैप होती है ना, वो भी लेड कंटेन करती हैं. इट कैन गेट मिक्सड विद वाटर एंड फूड एंड क्रिएट क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग. अगर ये आपका वाटर और फूड के साथ मिक्स हो गए तो फिर दैट विल क्रिएट अ क्यूमुलेटिव poison. So now lead can cause irreversible behavioral disturbances, neurological damage cause होता है इससे, other development problems होती है young children में, babies में, ठीक है, and it is carcinogen of the lungs and kidneys. Now mercury. तो in Japan जो मास मर्क्यूरी पॉइजनिंग है, जो आपका मिनामाता डिजीज़ है, दैट वाज बीन ऑब्जर्व्ड इन 1960s, ओके, एंड कॉज्ड बाय ईटिंग फिश फ्रॉम मिनामाता बे. तो जो आपको मिनामाता बे है वहाँ से इफ़ पीपल वर ईटिंग दीज फिशेज एंड ऑल, ठीक है, जो कि विच वॉज कंटेमिनेटेड विद मिथाइल मर्क्यूरी. तो ये आपका मिनामाता बे था, ठीक है, इट वॉज बीन कंटेमिनेटेड विद मिथाइल मर्क्यूरी, ठीक है, और उसमें मास मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गई थी, जो कि जब वहाँ से लोग फिशेस वगैरह खाते थे तो उनमें ये
डिजीज बन गया था, ठीक है, एंड दिस डिजीज नोन एज मिनामाता डिजीज। तो मर्क्यूरी यूज टू किल सेल्स इन द बॉडी एंड डैमेज ऑर्गन। तो मर्क्यूरी क्या करता है कि जो आपके सेल्स होते हैं ना बॉडी में, उनको कर देता है डैमेज, ठीक है, एंड ऑर्गन्स को, एंड does impairs their functioning. Inhalation of mercury vapors is more dangerous than its ingestion. Chronic exposure causes lesions in the mouth and skin and neurological problems. Mercury thermometers used earlier are getting replaced by mercury free thermometer. अब पहले क्या होता था, जो thermometers होते थे ना, it used to contain that mercury, ठीक है, बट अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है बाय mercury free thermometer. Now arsenic. So your arsenic is associated with copper, iron and silver ores. तो arsenic is also emitted from fossil fuel burning. तो arsenic आपका fossil fuel burning से भी emit किया जाता है. Liquid effluents होते हैं जैसे कि आपके from fertilizer plants also contain arsenic. Groundwater contamination with arsenic is very common in areas where it is present. और chronic arsenic आपका poisoning causes melanosis and keratosis, यानी कि dark spot on the upper chest, back and arms are known as melanosis. और जो next stage होती है इसकी वो होती है आपका keratosis, ठीक है, इन विच जो palms होते हैं वो बन जाते हैं काफ़ी hard and leads to loss of appetite, weight, डायरिया हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, स्किन कैंसर भी कॉज करता है आर्सेनिक। तो surface waters are generally free from arsenic pollution and should be preferred for drinking and cooking. जो आपके surface water होता है वो generally they are being free from these arsenic pollution, ठीक है, और उनको पीने के लिए और कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। Now we're gonna talk about cadmium. तो आपका cadmium क्या है, जो आपकी माइनिंग होती है ना, स्पेशली ऑफ जिंक एंड metallurgical operations like electroplating industries etc. So these release cadmium in the environment. Okay, so it may enter the human body by inhalation or from aquatic sources including fish. तो ये आपकी बॉडी में कैसे आ सकता है, इनहेलेशन से, ठीक है, नहीं तो फिर aquatic sources होती है जैसे कि आपकी फिश, अगर आप फिश खाते हो तो उससे भी आ सकता है ह्यूमन बॉडी में. So now it may causes hypertension, liver cirrhosis, brittle bones and kidney damage and lung cancer. So इथाई डिजीज जो है आपका, ठीक है, which was being first reported from Japan in 1965 was attributed to cadmium contamination in water and rise caused by the discharge of effluents from a zinc smelter into a river. So guys, this was all for today, and if you want an Academies Plus subscription, use code STUDYIS, and in the next class we're gonna discuss another topic. And if you have any kind of query, join us on Telegram, Insta, Facebook, and you can even mail us also. Thank you guys and have a lovely day.